आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अदर्स। कल हमने इसमें पढ़ा था, आपको मैंने जो समझाया था उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस बताया था। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में 3 अजम्पशंस थे। ठीक है, मेन 3 अजम्पशन कौन से थे? गोइंग कंसर्न अजम्पशंस, देन कंसिस्टेंसी अजम्पशंस एंड देन लास्ट था एक्रूअल अजम्पशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? एक्रूअल अजम्पशंस आपका रहता है। ठीक है, उसके अलावा अब दूसरे प्रिंसिपल्स भी जो रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला आपका है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसके मुताबिक क्या रहता है कि जो बिज़नेस की एंटिटी और जो ओनर की एंटिटी रहती है, एंटिटी का मतलब क्या होता है? उसका अस्तित्व। ठीक है, उसका अस्तित्व क्या है? दोनों ही अलग अलग हैं। जब आपका बॉर्न होता है तो आपका अस्तित्व अलग होता है, यानी आपको आपके नाम से पहचाना जाता है और आपके पापा को आपके पापा के नाम से पहचाना जाता है, यानी दोनों के अस्तित्व और पहचान क्या है? अलग अलग है। सेम ऐसे ही जो ऑनर रहता है, ठीक है, ऑनर रहता है उसका अस्तित्व अलग रहता है और उससे जो रिलेटेड बिजनेस जो भी उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वर्षा भाटिया, ठीक है, और वर्षा एंटरप्राइजेस जो इलेक्ट्रॉनिक एंटरप्राइजेस है, ठीक है, वो क्या है? अलग अलग दोनों व्यक्ति हैं। अगर इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? जो ऑनर कैपिटल लगाता है, क्या लगाता है? कैपिटल यानी पूंजी लगाता है। उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? इस कैपिटल के मुताबिक इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेट किया गया है और इस कैपिटल को किस में इंक्लूडिंग किया गया है? कैपिटल वॉज द लायबिलिटी, है ना, लायबिलिटी के तौर पर उसको माना गया है। लायबिलिटी क्या है? वो एक क्या है? ये आपकी इसमें उस एंटरप्राइजेस उस बिज़नेस की वो लायबिलिटी है। इसी अकाउंट प्रिंसिपल के द्वारा कैपिटल को लायबिलिटी माना गया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू एवरी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजिंग इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म। ये जो एंटिटी है उसमें पार्टनरशिप फर्म, उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड, फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव, उसके अलावा कंपनी और इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप में भी लागू होता है। फिर नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट में क्या लिखा है? कैपिटल अकाउंट, इसमें जो प्रॉफिट भी ईयर में होता है वो ऐड किया जाता है और इसमें ड्राइंग लेस किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के मुताबिक इसमें क्या रहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें उस ट्रांजैक्शन का मनी मेजरमेंट होना कंपलसरी रहता है। ठीक है, मतलब जो भी हम इसमें ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को बिना मनी के अगर वो हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका दूँ तो जिसमें मनी टर्म नहीं आया है, मैंने घोड़े के बदले क्या लिया? चावल लिए। ठीक है, अब घोड़े के बदले चावल लिए हैं मैंने, तो उसमें मनी का टर्म आया क्या? नहीं आया है। ठीक है, पहले ये बार्टर सिस्टम चलता था, बट अकाउंटिंग सिस्टम में रुपया, पैसा, उसके अलावा मनी, मैंने आपको क्या बताया था? सिर्फ रुपया पैसा नहीं, डॉलर, यानी कि जो करेंसी रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मनी टर्म बोलते हैं। तो उसमें अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कैन नॉट मेजर एंड एक्सप्रेस्ड इन द मनी टर्म, दे नॉट टू बी रिफ्लेक्ट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कभी भी उसको फाइनेंशियली स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव अ स्टैटिक वैल्यू एज अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन डेट। उसके अलावा जो डेट पर वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी मनी का हम लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि मोस्टली अगर अकाउंटिंग पीरियड हम देखें तो 1 साल का रहता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाता है, जो अकाउंटिंग पीरियड रहता है। इसके अकॉर्डिंग ये मतलब क्या होता है कि उसके जो छोटे छोटे रेगुलर पार्ट्स में, ठीक है, रेगुलर जो इंटरवल्स हैं उसमें इंटरवल्स ले के हम इसको क्या करते हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उसके अलावा बैंक्स
एंड जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इन फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखकर, यानी जितने भी यूज़र्स हैं, ठीक है, इसमें जितने भी यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं हेल्प जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं उनकी मदद से अपना ये देख सकते हैं. दैट मीन्स इन अ व्यू ऑफ द अबव लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीरियड यूजली 1 ईयर विच इज़ द टर्म एज अ अकाउंटिंग पीरियड. दैट मीन्स गोइंग कंसर्न के मुताबिक आपका जो बिजनेस है वो सालों साल तक चलेगा. हो सकता है वो 10 साल तक चले, 20 साल तक चले, 40 साल तक चले, ठीक है ना. पर वो 40 साल का एक साल तो मैं इसका नहीं कर सकती हूँ ना. अब इस 40 साल को मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में, 1 साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा. तो इसको मैंने क्या किया है, शॉर्ट पीरियड्स में मैंने उसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है. और इसके मुताबिक डिवाइड करने के बाद इसके मैं क्या कर रही हूँ, अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ, इसको मैं अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ. तो इस अकाउंट्स को मैंने मेंटेन किए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. उसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स बनाते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स इससे रिलेटेड करते हैं, यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको डिस्क्लोज करना कंपलसरी रहता है. अपार्ट फ्रॉम अ लीगल रिक्वायरमेंट्स, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज. यानी कि जो ज़रूरी है, जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अकाउंटिंग के पीरियड के अंदर आपको एक एक इंफॉर्मेशन उसमें लिखकर बतानी है. डिस्क्लोज ऑफ अ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन अ better understanding. For example, the reason for a low turnover should be disclosed. अब इसके अंदर लो टर्नओवर क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है. फिर आता है आपका मटीरियल प्रिंसिपल. ठीक है, मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर डिस्क्लोज प्रिंसिपल किया है उसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर भी सारी चीज़ें आपको क्या करनी होती है, बतानी रहती हैं. यानी एक एक चीज़ को आपको क्या करना है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है. ठीक है, इसका मतलब ये है दस वेदर एज अ आइटम मटीरियल और नॉट विल बी डिपेंड ऑन द नेचर और अमाउंट. इट thus means it will be matter of existing judgment to decide which item is a material and which is not. And that means क्या है कि जैसे इन्वेंट्रीज है ना, इन्वेंट्रीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी इन्वेंट्री यानी कि जो गुड्स हैं, मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है फ्यूचर के लिए. ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको अभी बतानी रहेंगी कि आपके हाथ में अभी इन ऑन हैंड क्या कितना मटेरियल है, फिर उसके अलावा कितना मटेरियल और प्रोडक्शन में है, यानी कि फिनिशिंग गुड्स हुआ है कि नहीं, और टेम्पररी बेसिस पर अभी कितना मटेरियल अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है. ठीक है, वो सारी चीज़ें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको इसमें शो करनी रहती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. ठीक है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मैनी टाइम और डिस्क्राइब यूजिंग द फेरेस डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. दैट मीन्स क्या होता है, और ये बहुत IMP है. ठीक है, ये क्या है, बहुत IMP है. इसको अगर हम बोलें तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको लर्न करना है. क्या करना है, दिस इज़ अ वेरी IMP प्रिंसिपल. ठीक है, अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि आपको जो फ्यूचर में, ठीक है ना, फ्यूचर में कितने क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, उसको आप इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, बट आगे क्या लॉसेस की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, ठीक है ना, उसका कंसिडरेशन आपको क्या करना है,
ध्यान में रखना है कि हमको क्या लॉसेस होने वाले हैं और क्या लॉसेस किस लिए होने वाले हैं, और इस लॉसेस को हम कैसे बेटरमेंट करके अच्छी पिक्चर बना सकते हैं अपने बिजनेस की। ठीक है, दैट मीन्स आपको अगर मान लीजिए लॉसेस ज़्यादा होने वाले हैं, पर आपको वो पहले से ही आपने उसको समझ लिया और कर लिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए प्रोसीजर्स करना है। इसके अंदर एक फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप फॉर एग्जांपल्स पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक इज़ अ वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ अ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू रहता है। ये चैप्टर हम 19 में पढ़ेंगे, वैसे इसको आप थोड़ा सा खाली यहाँ पे लर्न और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा होता है प्रोविज़न और डाउटफुल डेब्ट्स एंड अ डिस्काउंट ऑन अ डेटर्स इन अ एंटिसिपेशन ऑफ अ बैड डेब्ट्स एंड अ डिस्काउंट। यानी ये क्या है, नुकसान है आपके, क्या है, ये सारे नुकसान है। जो डेब्टर्स क्या कर रहा है, इन फ्यूचर मुझे कुछ भी मान लीजिए नहीं दे रहा है, मतलब जो 10,000 रुपये का मैंने माल उधार दिया है और वो सिर्फ 5,000 ही दे के मुझे बोल रहा है कि अब मैं नहीं दूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे ये पैसा नहीं देगा, तो ये क्या है, मेरा नुकसान है, फ्यूचर में होने वाला लॉसेस है। तो उस लॉसेस की मुझे एंट्री करना ज़रूरी है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजंस ऑफ अ डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब डाउटफुल हो रहा है कि ये पैसा देगा या नहीं। उसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक मेरे हाथ में जो बचा हुआ है, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू अभी कितनी है, बुक वैल्यू मान लीजिए उसकी 5,000 है, बट मार्केट में कुछ चेंजेस होने इसके कारण, है ना, अपन जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ना, अब जैसे कोविड-19 आ गया, उस कोविड-19 के कारण हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। तो जो मेरा 2-3 महीने माल रखा रहा, ठीक है, पुराना हो गया, फैशन चेंज हो गया या समथिंग, कुछ भी ऐसी चेंजेस हुई या ख़राब हो गया या उसकी इतनी वैल्यू नहीं मिल पा रही है, मतलब 5,000 उसकी बुक वैल्यू थी, बट अब मार्केट में बेचने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको सिर्फ 2,000 ही रुपये मुझे मिल रहे हैं, मतलब ये लॉसेस होने के जो चांसेस रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। ये आई होप सो थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मेरे एग्जाम्पल्स। दूसरा है कॉस्ट कंसेप्ट और है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी अगर मैंने चीज़ क्या की है, ख़रीदी है या बेची है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया भी हुआ है आपको, an asset is purchased for 5 lakh and if at the time of preparing the final accounts when its market value is say 4 lakh or 7 lakh, yet the asset shall continue to be shown in a purchase price, ठीक है। आपने जितने में जो एसेट खरीदी है, जितने की वो खरीदी है, वही आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू आपको उसके अंदर शो करनी है। उसकी अप एंड डाउन जो प्राइस हो रही है यानी मार्केट वैल्यू पे अपने को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दैट मीन्स आपने 5 लाख में खरीदी पर मार्केट वैल्यू अभी उसका क्या कह रहा है कि 4 लाख की है, हो सकता है वो 7 लाख की भी हो, ठीक है ना, बट अपन ने कितने में खरीदी है, 5 लाख में, तो हम उसका एंट्री किससे करेंगे, 5 लाख में ही करेंगे। उसके बाद आता है आपका मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अ मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट एंड मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जब भी आपने रेवेन्यूज अकॉर्ड हुई है ना, अकॉर्ड हुई है, तो उसका मतलब क्या होता है, जब भी रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू यानी कि मुझे कुछ भी चीज़ से क्या मिला है, पैसा मिला है, मतलब मैंने कुछ भी सेल किया है तो उसके बिहाफ में मुझे रेवेन्यूज क्रिएट होती हैं। तो बट रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए कुछ खर्चा भी किया होगा, एक्सपेंडिचर्स भी किए होंगे कि नहीं, हाँ किए ही होंगे। अगर मान लीजिए एक पैन मैंने जब बनाई है और वो मैंने बेची है 12 रुपये में और मेरा खर्चा हुआ है 10 रुपये का, ठीक है, तो मुझे क्या हुआ है, 2 रुपये का रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट अगर मैं करती हूँ तो 2 रुपये का मुझे रेवेन्यू हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ है 2 रुपये का, ठीक है। अब मुझे मिला कितना है, रेवेन्यू कितनी हुई है, 12 रुपये की मुझे रेवेन्यू हुआ है, मतलब मुझे जितना मिला है, ठीक है, जितना मुझे मिला उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। बट उसके बिहाफ में आपने सामने 10 रुपये का खर्चा भी किया है, आपने क्या किया है, 10 रुपये का खर्चा भी किया है, 12 रुपये आपकी हो गई रेवेन्यू और 10 रुपये हो गए आपके एक्सपेंसेस। तो 12 रुपये जो आप इसी साल एंट्री कर रहे हो, ठीक है ना, आप सोच रहे हो कि 2020 में मैंने रेवेन्यू की तो एंट्री कर दी,
दी, पर ये जो 10 रुपये जो एक्सपेंडिचर है वो मैं 2021 में एंट्री करूँगा, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, जिस टाइम आपने रेवेन्यू है तो उसी टाइम उसको मैचिंग करके उसके एक्सपेंसेस भी उसी साल आपको शो करने रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो